हेलो 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 हेलो। चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल क्विक ट्रिक बाई साहिल सर में। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, आवाज़ प्रॉपर पहुंच रहा है सब तक? वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रहा है? लास्ट क्लास में अभी होमवर्क दिए थे कुछ हम, कितने बच्चे उसको कंप्लीट कर लिए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दो जल्दी से। कितने बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं होमवर्क को? एक सवाल पूछे हैं जो, बताओ पहले आंसर। कितने लोग कंप्लीट कर चुके हैं? जो होमवर्क आपको हम दिए थे पिछले क्लास में, 4 5 6 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी का हम आपको पीडीएफ में दे दिए थे कि आप कर लीजिएगा। एक मैसेज भी सबको डलवा दिए थे कि भाई इसके क्वेश्चंस कर लेंगे सभी। कितने लोग कर लिए, बार बताओ। संविधान की विशेषता अगर हम बात करें, देखिए भारतीय संविधान जो है यूनिक है। यूनिक है मतलब इसकी कुछ विशेषता है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। तो ओवरऑल एक बार जो है चीजों को यहाँ पे बता दें, और कुछ चीजें इसमें ऐसी चर्चा करेंगे जो कि इंडिविजुअल फिर हम वहाँ टॉपिक चर्चा करेंगे, जैसे डीपीएसपी की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। तो ये सभी व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो ये सब इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल एक ब्रीफ में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि विस्तृत एवं व्यापक संविधान। ठीक है ना? हाँ। कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एक पहला पॉइंट, अब ये पहला ही पॉइंट है तो सबसे पहले इसमें एक स्टेटमेंट को देखिएगा। एक स्टेटमेंट है, एक कथन है कि भारत का संविधान विस्तृत एवं व्यापक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। कमेंट लेटेस्ट करने दो पहले। हाँ सर, ऐसे पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक बाबू, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आगे बोलो। तुम लोग को जल्दी सिलेबस करना है ना। सिलेबस कंप्लीट करने वाला कितना बच्चा है इसमें कि जल्दीबाजी में सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग लागू होते समय। कब? लागू होते समय। ठीक ना? हाँ। ना ना, एगो कह रहा है कि ऐसे पढ़ाइएगा तो ज्यादा दिन लगेगा। कोई बात ना है, सब व्यवस्था है, परेशान मत हो। अब बार बार बोलेंगे नहीं, एक दो बार और सुनेंगे और उसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल याद रखिएगा। अनुसूची में शेड्यूल याद रखिएगा और भाग में पार्ट्स याद रखिएगा। ये तो लागू होते समय भारत के संविधान में। भारत के संविधान में प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में यही था, विस्तृत और व्यापक। हाँ, भाषा 14 थी ना सर जी। भाग लिखे हैं, भाषा कहाँ लिखे हैं? हाँ बताओ। सबको बीमारी सबको बीमारी है, सबको बीमारी है। चलो, एक पॉइंट समझ गए? नहीं समझ पाए, ध्यान से सुनो। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विस्तृत है, व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद, प्रारंभ का अगर बात करें, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो इतना विस्तृत एवं व्यापक है, केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, सबका विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है इसमें। कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, सबका विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है। इसलिए ये ज्यादा ब्रॉड है, ये ज्यादा कॉन्सेप्ट है। हाँ, समझ रहे ना? हाँ, अब देखिए, अगला है प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द। हाँ,
वर्ड मेंशन इन प्रीएम्बल। वर्ड मेंशन इन प्रीएम्बल की बात कर रहा है। हाँ, अब एक बात और सुन लो। 200 दिन का चैलेंज है। अब 200 दिन में हमको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है। तो 200 दिन में हमको कैसे कंप्लीट करना है वो हमको पता है। तो छटपटाने का जरूरत नहीं है कि कैसे होगा कैसे होगा। ठीक ना? हाँ, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द भी संविधान की विशेषता बताते हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, हम भारत के लोग, पहले ही उसको जोड़ना था, गड़बड़ा गया। आप लोग पहले लिख लीजिएगा हम भारत के लोग। ये सब जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है, ये सब संविधान की विशेषता ही तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाँ, अब देखिए सर, आप दोबारा फिर यूपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दिए? हम जिस कंडीशन से, जिस परिस्थिति से निकल के आए हैं, वैसे सिचुएशन में लोग पंखों से लटक जाते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपके पास हम खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, तो समझिए कि वाकई में कारण तो रहा है। सोवरेनिटी, संप्रभुता, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इतना याद रखिएगा, ठीक ना? हाँ, एक बात याद रखिएगा, साम्यवादी भी बता देंगे, रुको अभी शासन व्यवस्था पे आएंगे, साम्यवादी भी बता देंगे। हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, हम भारत के लोग, ठीक ना? हाँ, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब है। ठीक, अब यहां पे देखिएगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द विशेषता बता रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। क्या है सिंगल सिटीजनशिप? हाँ, सिंगल सिटीजनशिप क्या है? आएगा इसमें, रिपब्लिक भी आएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, सब आएगा, बस हम इतना लिख दिए हैं। ठीक ना? बस हम इतना लिख दिए हैं, इसमें लोकतंत्र भी आएगा, गणतंत्र भी आएगा, वो सब पॉइंट आगे लिख दीजिएगा। ठीक है? हाँ, तो एकल नागरिकता क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा।
एकल नागरिकता जो हमारे यहां है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया बाबू। क्या है एकल नागरिकता? याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था अगर जब पढ़ेंगे तो संघीय व्यवस्था दो प्रकार का होता है। क्या होता है, थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था दो प्रकार का है। एक जो प्रकार इसका होता है वो होता है अध्यक्षात्मक शासन, जिसको बोला जाता है। और एक होता है आपका कौन सा? एक होता है संसदीय व्यवस्था। ध्यान से देखिएगा, जो अध्यक्षात्मक है इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो दोनों संघीय व्यवस्था का ही प्रकार है। लेकिन जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति ही सर्वप्रमुख है, राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें सारी जनता प्रत्यक्ष रूप से उनको वोट देती है। हमारे यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख तो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ये अंतर है। अब यहां पे देखिएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहां पे देखिएगा तो आपका ब्रिटेन है, इंडिया है। तो इसी संघीय व्यवस्था में यहां पे यूएसए जैसे में अगर बात करें तो यहां पे डबल सिटीजनशिप है। यहां दोहरी नागरिकता है, यहां दोहरी नागरिकता है। और ब्रिटेन में जो है आपका, चूंकि भारत ब्रिटेन से ही लिया है, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री, यहां पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। कितना लोग इसको समझ गया है एक बार जल्दी से बताओ, नहीं समझ आया है फिर से समझाएंगे। एकल नागरिकता, अब एकल नागरिकता होता क्या है इसको भी अभी समझाते हैं। पहले ये वाला पॉइंट समझ गए कितने लोग, ये बता दो जल्दी से, जल्दी से एक बार बताइए कितने लोग इसको समझ गए? सब समझ गए? चलिए, एकल नागरिकता क्या होता है कि राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। राज्य की कोई नागरिकता नहीं, बल्कि केवल देश की नागरिकता हो। किसकी? देश की नागरिकता होती है। सर सिंगल सिटीजन का मतलब है कि वन कंट्री के सिटीजन होता है क्या? सर मेरा क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, सिंगल सिटीजनशिप जैसे अमेरिका में, सिंपल सा समझाते हैं आपको। अमेरिका में क्या है कि 50 स्टेट है वहां, जैसे भारत में सिंपल अमेरिका और भारत में एक बार दिखाते हैं हम। जैसे मान के चलिए कि बिहार अमेरिका का एक स्टेट है, तो अब बिहार से एक अलग आपका नागरिकता होगा, बिहार का एक नागरिकता हो जाएगा और एक भारत का नागरिकता हो जाएगा। ये डबल सिटीजनशिप इसको बोला जाता है, दोहरी नागरिकता।
इसको दोहरी नागरिकता बोला जाता है। अमेरिका में क्या है कि जो वहां का लोग है वो एक तो अपने स्टेट का नागरिकता रखेगा और एक किसका रखेगा, एक रखेगा देश का नागरिकता, तो वो डबल सिटीजनशिप हो गया, वो डबल सिटीजनशिप। एक संदर्भ में जब नागरिकता पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखिएगा सिंगल सिटीजनशिप का एक अर्थ यह भी निकाला जाता है कि भाई भारत में एकल नागरिकता है, मतलब कि केवल आप भारत का ही नागरिकता लिए रह सकते हैं। जैसे ही दूसरे देश की आप नागरिकता लेंगे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके साथ इसको जोड़ा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मीनिंग इसका देखा जाए तो दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है कि भाई अपने देश के केवल आप भारत के नागरिक हैं, न कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के नागरिक हैं। आप जिस राज्य के हैं आप उस राज्य के निवासी हैं, आप उस राज्य के डोमिसाइल हैं। ठीक है, कह रहा है कि जैसे कि एनआरआई अमोद कुमार, अब एनआरआई कैसे लगा दोगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। एनआरआई किसको बोलते हैं, जो कम से कम 182 दिनों से इंडियन पासपोर्ट होल्डर होता है, दूसरे देश में रह रहा है भारत का नागरिक, दूसरे देश में पढ़ रहा है या तो रोजगार कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है, उसको एनआरआई बोलते हैं हम, है तो वो भारत का नागरिक। समझ रहे पॉइंट को। तो यहां पे स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं, एनी स्टेट ओनली इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। हाँ कहा है, कौन है ये, सुष्मिता सिंह। प्रेसिडेंशियल को जो डिवाइड किया है आपने ऊपर इंग्लिश में लिखिए, ऐसे धमकाया जाता है। मास्टर को इसे धमका के लिखवाइएगा, कहाँ है आप लोग सीखे हैं, हैं बताओ। हाँ प्रीतम सही बोल रहा है, चलो जल्दी बताओ। अरे धमका दे रहा है हमको सब, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे तरीका है पढ़ने का, हैं। प्रीतम पेस्ट मत करो, सही बोल रहा है, वही बात है सर। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड नेशनलिटी दोनों क्यों बनते हैं, अरे डोमिसाइल नहीं बनवाएगा तो मूर्ख है अंकित चौके, डोमिसाइल नहीं बनवाएगा, निवासी तो बनवाएगा ना भाई, किस स्टेट से हो ये तो डिफाइन होना जरूरी है ना, हैं? किस स्टेट से हो, निवास प्रमाण पत्र तो बनवाया जाएगा ना। जैसे बिहार में कोई वैकेंसी निकला, अब यूपी वाला है, अब निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं आवश्यकता होगा तो बिहार जो है, अदर स्टेट के लिए 10% होता है सीट, अब बिहार में चल गए, और निवास अगर आवश्यकता नहीं होगा तो यूपी वाला जाकर के बिहार का हक मार लेगा ना, बिहार वाला आकर के यूपी में हक मार लेगा ना, बाहरी स्टेट वाले को 10% ही स्टेट में मिलता है? बताइए, तो धमका दे रहे हैं हमको। संघीय व्यवस्था को फेडरल सिस्टम बोला जाता है। आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के आप निवासी हैं, आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के निवासी हैं। हाँ, हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, हम उर्दू जानते हैं। ये समझ गए, प्रस्तावना में वो लिखित शब्द हो गया, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद एकल नागरिकता हो गई, उसके बाद अगला मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है।
अब फंडामेंटल राइट्स जो है इसको समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है, ये मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार पत्र, ठीक ना। हाँ, और जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे वहां पे पूरा मैग्ना कार्टा का पर्ची पर्ची खोलेंगे। भारतीय संविधान का, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, अब देखिए संगीता कुमारी सर, आप बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अपना कोशिश एक ही है, देखिए कि जितना मेहनत से, जितना उम्मीद करके आप लोग बैच परचेज किए हैं ना, उस उम्मीद पे हम खरे उतरे, दोबारा आपको पॉलिटी पढ़ने का आवश्यकता ना पड़े, दोबारा पॉलिटी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़े। हाँ ठीक है। विशेष सुष्मिता सिंह बोले समझाया ना सबको, मरने के पहले भूत मत बनो। मौलिक अधिकार पहले ही बोल दिए हैं कि कुछ टॉपिक इसमें ऐसा बताएंगे जिसका ब्रीफ बताएंगे, अलगे इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, बस बता रहे हैं हम क्यों मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट कैसे आया, 1215 में राजा जॉन क्या किया, ये सब बताएंगे हम। एनी बेसेंट का मौलिक अधिकारों की मांग की, 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार मांगा गया है। मैग्ना कार्टा अभी मौलिक अधिकार में बात करेंगे, परेशान नहीं होना है, एकदम शांति में रहो। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये समझ गए। आगे देखिए, ये यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से लिया गया, ठीक है। इसका आर्टिकल बारह से 35, पार्ट 3, पानी पी ले, एकदम शांति में रहिए आप लोग। जिम्मेवारी मेरा है, जिम्मेवारी मेरा है कैसे पढ़ाना। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे देख रहे हैं, बहुत लोग को देख रहे होंगे, एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाता है। अब एक क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में कि निजता का अधिकार किससे संबंधित है। लोग क्या कर रहा, केस पुट्टू स्वामी केस बताया, आगे बढ़ गया। नहीं भाई, अगर पूछ दिया गया कि निजता का अधिकार किससे संबंधित है, कौन केस संबंधित है इससे, तो केस पुट्टू स्वामी तो अब ऑप्शन में है, आप सही मार दिए। लेकिन उसके साथ साथ फिर बच्चे को यह बताइए ना कि आर्टिकल 21 से संबंधित मेनका गांधी केस क्या है, ए के गोपालन केस क्या है, पी रतिनाथ केस क्या है, ज्ञान कौर केस क्या है, मुरली देवड़ा केस क्या है, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार क्या है, वोल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम केस क्या है, पीयूसीएन केस क्या है, ये सारा कुछ आप, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य केस क्या है, फिर ये सब बताइए, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन सेट करे ना भाई आयोग, अगर किसी भी केस को पूछे तो बच्चा कॉन्फिडेंस में जाकर के वहां पे लगाए कि नहीं भाई सर बताए थे कि मेनका गांधी 1978 का केस है तो पासपोर्ट रखने का अधिकार विदेश जाने का अधिकार था। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का केस, स्वच्छ जल स्वच्छ वायु का अधिकार, ये सब चीज याद रखना होता। समझ गए। हाँ, यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, ये समझ गए ना।
अब देखिए इसमें इसमें एक चीज याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। सात मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। हाँ, प्रेजेंट में, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स। तो का हुआ एगो? हैं? एगो का हुआ? एगो का हुआ? हैं? एगो ये हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके तहत क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लिख लो इसको, हिंदी वाला बच्चा लिख लो सब, गर्मी ज्यादा लग रहा। ठीक ना? हाँ, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला बच्चा लिख लेगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से क्या किया गया? हटा दिया गया। अब यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं, आप नीचे में लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा जो नोट्स बना रहे हैं। मेरे में स्पेस अगला पेज पे जाने से अच्छा है, इस पे लिख ले रहे हैं। ठीक है? हाँ, फंडामेंटल राइट्स देखिए जरा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी पहला। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उसके बाद हाँ, संस्कृति, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद संस्कृति शिक्षा, ठीक ना। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? कल्चरल कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, और उसके बाद संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। सर संपत्ति का अधिकार फिर संविधान से पूर्ण रूप से हटा दिया गया क्या? नहीं, नहीं समझे आप। हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये फंडामेंटल राइट्स से हटा करके इसको विधिक बनाया जाएगा। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अधिकार क्या है, ठीक है। हाँ, अधिकार क्या है, वैसी बातें। समथिंग दैट कैन बी क्लेम्ड, समथिंग दैट कैन बी क्लेम्ड एंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड फैमिली। वैसी बात जिसकी आप दावेदारी पेश कर सकें, सरकार, संविधान, परिवार जिसको स्वीकार करता है, जिस पे अपनी सहमति देता है, उसको अधिकार बोलते हैं। अब आएंगे टाइप्स ऑफ राइट्स में। तो टाइप्स ऑफ राइट्स में पढ़ेंगे हम कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं, कुछ मानवाधिकार होते हैं, कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं। क्या सोच रहे हो? अरे ऐसा कंटेंट दे देंगे ना बाबू, ऐसा कंटेंट कि फिर कहोगे कि गुरुजी गजब का लेवल हाई पढ़ाएं। हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। जल्दीबाजी में आंडू पांडू जैसा पढ़ा करके भागना नहीं है, समझ गए? हाँ, ऐसा पढ़ाएंगे ना एकदम बोलोगे कि वाह गुरुजी। तो देखिए ये जो है दोनों, ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। तो विधिक अधिकार जब आएगा तो वहां पे हम बात करेंगे ना आपसे कि भाई विधिक अधिकार जो है, लीगल राइट्स क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। अगर उसको संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाया गया तो क्या उसका वैल्यू कम हो गया? क्या हो गया? बात करके हम कि फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से, लेकिन वहीं अगर लीगल राइट्स में हमको संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, सब खेला देखिए, अभी अभी तो खेला शुरू हुआ है। ये देखिए, ये जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है 23 एंड 24 में। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आता है 29 एवं 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है 32 में। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं हम। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में। अब यहां पे हम समानता भी बात करेंगे, समता भी बात करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, और स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 बात करेंगे। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23-24,
धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा 29-30, और उसके बाद संवैधानिक उपचार को ही ना हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं भीमराव अंबेडकर, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, हाँ, तो बाबा साहब के द्वारा इसको क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका भी बात करेंगे। ये समझ गए पॉइंट? किसी को कोई समस्या है यहां तक? एक बार जल्दी से बता दो। अगला पॉइंट पे आते हैं बाबू, डीपीएसपी। हम्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बार जल्दी से। प्रीतम और जो भी बच्चे हैं जो कि पहले बाबू पॉलिटी पढ़े थे यहाँ पे, तो वो भी बच्चे हैं जो फिर से जुड़े हैं हमारे साथ, तो एक बार जल्दी से बता दो कि जो नोट्स तुम्हारा प्रीवियस था, उस प्रीवियस नोट्स में, हाँ, से कितना आपको लग रहा है अंतर? कुछ का समझ आ रहा है? अभी इतना ही, अभी 3-4 पॉइंट ही पढ़ाए हैं, क्या लग रहा है जल्दी से? और जो भी बच्चे कहीं से पढ़ करके आए, आप लोग को क्या लग रहा है, डिफरेंस दिख रहा है? ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम आयरलैंड। हाँ सर, आप बोले कि फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है, तो ये कैसे? देखिए, अब यही बात ना है, अभी बोल रहे हैं कि मत छेड़िए, अभी बस ओवरऑल एक समझा दिए, ठीक ना? हाँ, तो एक बार बस इतना समझ लीजिए, आगे हम बात करेंगे कि भाई 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में जो प्रोटेक्शन शील्ड बोला जाता है, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, 33, 34, 35, ये पार्लियामेंट्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो बात करेंगे हम। कि जैसे वो 13 को जो अपवाद बताता है, 13 किसी भी राइट्स को शून्य कर देगी अगर कोई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करता हो तो, लेकिन 13 का ही अपवाद बनता है 33। 34 में जाइएगा, कहता है मार्शल लॉ, अगर कहीं सेना विधि लगी हो, कहीं सेना को कहीं अगर तैनात किया गया हो, तो उसके लिए संसद अलग से अगर जो है कुछ नियम बना सकती है, विधियां बना सकती है। 34 कहता है। 35 कहता है कि जैसे 17 हो गया, 23 हो गया, ये दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें अगर दंड जो दिया गया है पहले से, उस दंड में और वृद्धि करनी है, कमी करनी है, तो संसद कानून बना देगा। निदेशक के बाद तत्व लिखे हैं, तत्व, तत्व, निदेशक सिद्धांत लिखिए या तत्व लिखिए, ठीक है? हाँ, अभी सब समझाएंगे, एकदम शांति में रहिए। अब ये जो है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसे यहां से लिखिए कि ये आवाद योग्य है, आवाद योग्य है। उसके बाद अगला, आवाद योग्य के बाद क्या है?
कल्याणकारी राज्य है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। अब जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि डीपीएसपी को अनोखी विशेषता कहा गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। हाँ, जी ऑस्टिन के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया। जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे टी कृष्णामाचारी के द्वारा इसे डस्टबिन बोला गया है। इसे जो है केटी शाह के द्वारा क्या बोला गया? केटी शाह बोलते हैं कि भाई ये बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगी। मतलब सिंपल सा बात है कि बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक मना कर देगी, वैसे ही राज्य मना कर देगी जब उसके पास रिसोर्स नहीं होगा, उसके प्रावधानों को लागू नहीं करेगी, बात खत्म हो गया। सब पॉइंट बात करेंगे। नोट फोर्सेबल, वेलफेयर स्टेट, सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। समझ गए? हाँ। अगर सच पूछा जाए तो पहली बार हम रेलवे को पढ़ा रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको। अब पहली बार रेलवे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन रेलवे जैसा हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, इस बात को भी समझिएगा। इससे पहले जो हम अभी तक जो पढ़ाए हैं, यूपीपीसीएस को ही पढ़ाए हैं, आरएएस को पढ़ाए हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो ऑफलाइन मेरा अनुभव रहा है यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाए हैं। तो शॉर्ट थोड़ा सा हम नहीं कर पाएंगे चीजों को। अगर आप सोचेंगे कि ज्यादा शॉर्ट करके आप लेके निकल जाइए तो शॉर्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को जितना हो सके। हाँ, कुछ जहां तहां जहां लगेगा कि जरूरत नहीं है वहां पे हम शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 टू, हाँ जाइए देखिएगा जरा, साइड हो चुके हैं। हाँ, जल्दी से हो गया। अब देखिए इसमें जो है ना, आज तो टाइम टाइम हो गया, कल आपसे एक पॉइंट चर्चा करेंगे हम कि भारत का जो संविधान है उसको क्वासी फेडरल बोला गया। क्या बोला गया? क्वासी फेडरल बोला गया। क्वासी फेडरल मतलब अर्ध संघीय जिसको बोला जाता है। क्या है? यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, एकात्मकता क्या होता है, संघात्मकता क्या होता है, इसके बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। समझ गए? हाँ। तो ये फिर हम कल बात करेंगे कि भारत का संविधान जो मिक्सचर है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का मिक्सचर है, नम्यता अनम्यता का मिश्रण है। क्या होता है नम्यता, अनम्यता क्या है, इसके बारे में कल की क्लास में चर्चा होगी। भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसको तो आज ही लिख देंगे। संघवाद, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है? हाँ, अभी सब करवा दे रहे हैं, अभी तुरंत रिवाइज करवाएंगे, अभी बाबू 5 मिनट में रिवाइज करवा देंगे। फेडरलिज्म क्या होता है? दो से ज्यादा स्तर के या ऐसे लिखिएगा, दो या दो से अधिक स्तर के
सरकार, ये संघवाद है। टू और मोर देन टू लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान में प्रारंभ में कितने स्तर की सरकार थी, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में, प्रारंभ में 2 स्तर, प्रारंभ में 2 स्तर की सरकार थी हमारे यहां। कौन कौन सी? एक केंद्र और एक राज्य, 2 ही स्तर था। बाद में क्या किया गया? तो तीसरा स्तर जोड़ा गया। हाँ, थर्ड लेवल एडेड। कब ऐड किया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसके तहत लोकल गवर्नेंस को जोड़ा गया। 74वां के तहत शहरी स्वशासन को जोड़ा गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। कितने स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक है सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे, और एक है लोकल लेवल पे। एक बार जल्दी से बता। हाँ, बीपीएससी के लिए बिहार जीके किए थे सर, आपका कैसा लगा था? बिहार जीके कहाँ किए थे, कैसा लगा था? सेंट्रल, केंद्र, स्टेट, राज्य और लोकल। स्थानीय। एक बार जल्दी से बताओ बाबू, समय हो गया है। हाँ, एक बार जल्दी से। एक बार जल्दी से बताइए, समझ गए इसको? लोकल मतलब ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत ही नहीं, केवल लोकल मतलब पूरा आ जाएगा ना वो। ग्राम पंचायत, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद, पूरा आ जाएगा ये। समझ गया? तो कल ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। संघात्मक व्यवस्था की बात करेंगे, केंद्राभिमुख संविधान बता देंगे। हाँ, सब बता देंगे, कोई परेशान होने वाली चलिए, तो ठीक है, समझ सबको आ गया है। 73rd लिखे हैं, 74th भी यहाँ लिख सकते हैं। 74th के तहत भी शहरी स्वशासन को दिया गया है, जिसमें नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये सभी हैं। ठीक है ना? हाँ, लोकल का क्या लिखे हैं सर? लोकल मतलब स्थानीय, लोकल मतलब स्थानीय। ठीक। हाँ,
चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सुनिए जरा। हाँ, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो जो पढ़े हैं। अभी 2-4 मिनट लगेगा, ध्यान से देखिए। आज जो लिखवाए हैं आपको, संविधान की विशेषता से शुरू किए थे। संविधान की विशेषता क्या है? हाँ, संविधान की विशेषता क्या है? तो संविधान की हमारी जो विशेषता है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान, ध्यान से सुनो सब, विस्तृत एवं व्यापक संविधान है। मतलब कहने का अर्थ है कि पूरे विश्व की संविधान को अगर देखा जाए तो इतने अनुच्छेद, इतने भाग, इतनी अनुसूचियां किसी में नहीं है। समय भी लगा है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और इसमें हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। जब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 12 तो वर्तमान में, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो ये सबसे बड़ा। आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है कि भारत का संविधान विस्तृत एवं व्यापक है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहां से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो बोले कि भाई प्रस्तावना में जो शब्द है ना, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, अखंडता है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो बात करता है, ये सब भारतीय संविधान की विशेषता है, ये बता दिए। उसके बाद बताए एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान की विशेषता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। आगे हम बात करेंगे नागरिकता पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 to 11 में दिया गया है व्हाट इज सिटीजन, हु इज सिटीजन। पहला सवाल यह आता है कि नागरिक कौन है? तो सिटीजन इज अ फुली मेंबर ऑफ अ स्टेट, एक नागरिक राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। व्हाट इज सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है? तो द रिलेशन बिटवीन अ स्टेट एंड पर्सन इज कॉल्ड सिटीजनशिप, राज्य और व्यक्ति के बीच का संबंध ही नागरिकता कहलाता है। क्लियर है मामला यहां तक? आगे बढ़िए, इसको लिखवाए नहीं है, बस अभी बता दिए। तो एकल नागरिकता है हमारे यहां, मतलब कहने का अर्थ है भाई ब्रिटेन से लिया गया है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां राज्य के लिए कोई अलग से नागरिकता नहीं है। राज्य के जो है निवासी हैं आप, नागरिक ओवरऑल इंडिया के हैं आप। तो ऐसा नहीं कि राज्य की अलग से नागरिकता और देश की अलग से नागरिकता, ओवरऑल भारत के आप नागरिक होंगे। यूपी, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जहां के भी हैं वहां के आप डोमिसाइल हैं, वहां के निवासी हैं, ठीक है, हाँ, रेजिडेंट हैं आप वहां के, समझ गए। फिर हम आगे बात किए कि भाई मौलिक अधिकार, जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में दिया है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि यूएसए से लिया गया है। इसको ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये जो है प्रारंभ में 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, जिसमें एक आर्टिकल 31 को हटाया गया मेन लिस्ट से और उसको रख दिया गया, विधिक बना दिया गया 300A में। अभी बताया नहीं, उसको लिखवाएंगे फंडामेंटल राइट्स में आराम से। एक सब क्लॉज भी हटाया गया है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज F, और इन दोनों को हटा के संपत्ति के अधिकार को और उधर रख दिया गया, विधिक बना दिया गया। क्लियर है मामला? तो फंडामेंटल राइट्स में बताया कि 6 वर्तमान में है। कौन कौन है? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 होता है। फिर आए राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे। हाँ, से लिया गया, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 में है। उसके बाद हम क्या बताएं इसमें कि भाई ये अवाद योग्य है। ये जो है अवाद योग्य का अर्थ क्या है? मतलब कि अगर डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है तो आप न्यायालय में जाकर के ये नहीं बोल सकते कि भाई लागू करवाओ, न्यायालय बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर के जरूर बोल सकते हैं कि भाई लागू करवाओ, वो लागू करवाएगी, न्यायालय भी बाध्य है। डीपीएसपी में नहीं, डीपीएसपी में राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, करेगी लागू नहीं करेगी, ठीक है। अवाद योग्य है, कल्याणकारी राज्य की बात, उसके बाद सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, ये समझ गए। फिर हम बताएं आपको संघवाद। संघवाद 2 से ज्यादा स्तर की सरकार होती है, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार, उसको संघवाद के रूप में जाना जाता है। तो संघवाद भारत में प्रारंभ में 2 स्तर सरकार थी, केंद्र और राज्य, लेकिन उसके बाद तृतीय तल को जोड़ा गया, यानी तीसरे स्तर को, स्थानीय स्वशासन को, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत।
कितना 1992 के तहत लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसको तो अलग से भी स्थानीय स्वशासन पढ़ना है, 11वीं अनुसूची में भी इसको थोड़ा बताए थे। अब एक बार जल्दी से कमेंट में सब बताओ कि मामला क्लियर हो गया। तो चले 4 बजे जुड़ जाएंगे सभी लोग, आज से पेपर हैक चलेगा यूजी का। जल्दी से एक बार बता दो, क्लियर मामला यहां तक? चले, समझ आया सबको? अच्छा भीमराज, हाँ बाबू यूट्यूब पे पढ़े थे। बढ़िया ना, मजा आ रहा है ना समझ में? बढ़िया से मन लगा के पढ़ो।